आज शादी हो रही थी उसकी। किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था, मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बिठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी, औरतें ठहाके लगा रही थी, आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो वो दुल्हन जिसकी ज़िंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी एक कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकल गए दूसरे जहन्नुम में जा रही है। यहाँ कुछ अपने कहने के लिए लोग तो थे, वहाँ ना जाने कौन होगा जिसके साथ वो रहेगी। वहीं उसी हॉल के एक कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आपे से बाहर थी। वो गुस्से में बोल रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी इतने अच्छे लड़की के साथ। वो तो मेरा होना चाहिए था, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसकी प्रॉपर्टी पे अपना हक जताना चाहती हूँ, वो नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पे बिठा दिया और फिर बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी बिना सोचे नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिली है वहाँ इससे भी ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पे देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। जानवरों जैसा सलूक करता है ये लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से आवाज़ सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई, हम तो देखें खुशी का दूल्हा कैसा दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुरा कर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो ताकि सबको लगे कि हमने अपना फ़र्ज ठीक से निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, और हो भी क्यों ना। एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था रजत सिंघानिया। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। रजत सिंघानिया दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। ये लोगों के सामने बहुत कम आता था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और अपने फ़ोटोज़ शेयर करता रहता है। लेकिन फ़ोटोज़ से कोई इसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया। लेकिन कोई कहता है ये इंसान नहीं जानवर है, तो कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप नहीं है। बस लोग बदनाम कर रहे हैं। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 6 फुट की अच्छी कदकाठी का लड़का बाहर निकला। उसने सेहरा बांध रखा था और ब्लैक कलर का सूट पहना था। सेहरा रहने की वजह से किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग तो उसे ऐसे देखकर ही खुश हो रहे थे मानो कोई देवता आसमान से उतर कर आया हो। ये रजत सिंघानिया था। वो अकेले ही उन लोगों की ओर बढ़ गया तो सब लोग खुसर फुसर करने लगे कि ये अकेला ही क्यों आया है, क्या इसके परिवार में कोई नहीं, या फिर ये लेकर नहीं आया। रजत जैसे ही सबके पास पहुंचा, सबके मुंह बंद हो गए और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरे पे खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी खुशी शर्मा को ये तक एहसास नहीं था कि उसके आसपास अब कोई नहीं है। वो अकेली हॉल में बैठी एकटक ज़मीन को निहार रही थी। तभी 5 मंत्र पढ़ रहे पंडित ने कहा, बिटिया तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठी हो, बोरियत महसूस नहीं हो रही है। पंडित जी के अचानक बोलने से खुशी थोड़ा डर गई और बिना कुछ बोले सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। बाहर खुशी की चाची रजत की आरती कर रही थी और शादी की सभी रस्में कर रही थी। तभी एक औरत ने रजत को देखते हुए कहा, बेटा आप अकेले आए हो, आपके परिवार वाले नहीं आए। रजत ने अपने चेहरे को एक ओर करके कहा, आपकी बेटी भी तो अकेली ही जाएगी और शादी मुझे करनी है, परिवार वालों को नहीं, इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। रजत के खूबसूरत से चेहरे को देखकर
सभी लड़कियां खुशी से जलने लगीं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं खुशी की चचेरी बहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि वो कुछ बोली नहीं। रजत को अंदर लाया गया। रजत ने एक नज़र खुशी को देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद खुशी को भी मंडप में बिठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए। और अब आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा। तो सब हंस पड़े, लेकिन ना तो रजत के चेहरे पे हंसी आई और ना खुशी के चेहरे पर। खुशी 5 फुट 6 इंच की एक पतली सी और गोरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे ना कोई खुशी थी, ना कोई गम, मानो उस दुनिया में है ही नहीं। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया जाता, और वो भी वैसे अपने आप में ही, और वो भी जैसे अपने आप में ही हो ना। खैर, शादी हुई और रजत खुशी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी में रजत के ड्राइवर ने रजत और खुशी दोनों को खामोश देखकर कहा, वैसे सर, आपको वो लाल चुटकुला फेल कर दिया। सॉरी, आपने वो वाला चुटकुला फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर जाता है और वो शेरनी अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं जो अकेली शेरनी को लेकर आए हैं। रजत ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। रजत ने एक नज़र खुशी को देखा, जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब रजत ने अपने लैपटॉप को उठाया और उसमें कुछ काम करने लगा। खुशी को ना रजत से कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के ख़त्म हो चुके थे। 10 साल से वो अपने बाहरी आंसुओं को बहाती रही हैं, लेकिन अब रोती नहीं थी। जो होता है उसे सहती वो, और बस सहती ही है। चाचा चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थी, और अब उसे बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। उसने इन 10 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती है। बोलना हंसना तो वो भूल ही गई है। उसकी ज़िंदगी में बोलने और हंसने की ना कोई वजह थी, और ना कोई ऐसा था जो उससे बात करना चाहता हो। इसीलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। रजत का घर आ चुका था। रजत बाहर निकल गया, लेकिन खुशी अभी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आया है या नहीं और आगे क्या करना है। वो इन सब बातों से अनजान थी। जब रजत ने खुशी को अपने आसपास नहीं पाया, तो उसने मुड़कर देखा। खुशी अभी भी भाव शून्य होकर बैठी थी। रजत के चेहरे पे गुस्से के भाव आ गए, लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसने रजत से कहा, भैया मैं ले आता हूँ मेम साहब को। लड़के ने रजत को खुशी को लाने का इशारा किया तो लड़का दौड़कर खुशी के पास गया और कार का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैडम घर आ गया है, आप बाहर आ जाइए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खुशी ने अपने लहंगे को संभाला और बाहर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर के बाहर खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा लॉन था, जिसे देखकर खुशी को थोड़ा सुकून मिला। अब वो पलटी तो सामने सफ़ेद पत्थर से बना एक खूबसूरत सा बंगला था। तभी उसकी नज़र रजत पर पड़ी। रजत उसे उसी की तरह बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी लड़के ने खुशी को चलने के लिए कहा, तो खुशी चलते हुए रजत के पास आ गई। जैसे ही खुशी रजत के बगल में आकर खड़ी हुई, रजत उससे दूर होते हुए लड़के से बोला, जॉली इसे यहाँ के रूल्स और बाकी काम समझा दो। अगर इससे एक भी गलती हुई तो सज़ा तुझे मिलेगी। लड़का, जिसका नाम जॉली था, उसने हाँ में सिर हिलाया तो रजत चला गया। वहीं खुशी रजत को हैरानी से जाते हुए देखने लगी। जॉली ने खुशी को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं मैम। खुशी ने खाली नज़रों से जॉली को देखा और अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ़ की, उसको इज्जत दी है। जब जॉली ने खुशी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देखे तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हैं।
लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह आपके लिए नहीं है। खुशी ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जॉली भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई और ना ही यहाँ कोई औरत है, इसीलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जॉली अब खुशी के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो रजत साहब ही हैं यहाँ और आप, और एक कमरे में एक वृद्ध आदमी हैं जो कभी बाहर नहीं आते हैं, शायद वो बीमार हैं। और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट भी लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही रजत सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी हो आप वहाँ कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुँचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में 10 बजे आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना है खाने के लिए। इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है क्योंकि सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जॉली ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रट लगा रखा हो। खुशी अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे यहाँ। खुशी ने उदास आंखों से सब कुछ देखा। जॉली ने उसे उसके कमरे तक पहुँचा दिया और वापस चला गया। खुशी आकर बेड पे बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कहाँ तो उसने सोचा था कि कम से कम शादी के बाद तो उसे इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, और कहाँ आज यहाँ आते ही उसे घर के रूल्स सुना दिए गए हैं। एक लड़की दुल्हन बनकर हजारों ख्वाब और ख्वाहिश रखती हैं और चाहती हैं कि ससुराल में उसे वो सब मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था। खुशी के यहाँ आने पर किसी ने स्वागत नहीं किया, ना ही कोई रस्म की गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो खरीद के लाई गई हो या फिर किसी समझौते के तहत लाई गई हो। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। रजत बाहर से एक कमरे में आ गया जहाँ एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। रजत ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, दादाजी, मैंने आपकी वसीयत के मुताबिक शादी कर ली है। मुझे नहीं पता आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो मुझे लगा शायद इसी में आपकी खुशी होगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वृद्ध आदमी जो बोल नहीं रहा था, ना ही कोई हरकत कर रहा था, वो बस रजत को देख रहा था। तभी रजत उठा और वहाँ से चला गया। खुशी ने अपनी आँखों को बंद किया और बेड पे लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह ही खुशी की आँख खुली तो हड़बड़ाकर उठी। अभी तक उसने शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। सारी रात खुशी एक ही अवस्था में लेटी रही। खाना ना खाने की तो उसे आदत थी, लेकिन उसे नींद कैसे आ सकती है, वो भी इतनी गहरी और इतनी लंबी। खुशी ने रूम के दरवाजे की ओर देखा जो खुला हुआ था। उसे याद आया कि उसने दरवाज़ा बंद तो नहीं किया था, फिर कोई उसे बुलाने क्यों नहीं आया। खुशी ये सब सोचते सोचते खड़ी ही हुई थी कि रजत उसके कमरे में आया। खुशी रजत को देखकर डर गई। उसने अपने हाथों को मलना शुरू कर दिया। खुशी अभी भी कल के जैसे ही लग रही थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और अपनी नज़रों को ज़मीन में गड़ा कर खड़ी रही। रजत ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया हुआ था। उसने गरजती आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं सिखाए गए हैं? जॉली ने कल सब समझाया था ना, तो फिर डिनर के वक्त भी तुम सोई कैसे रही? खुशी अभी भी उसी स्थिति में खड़ी रही तो रजत ने फिर से कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, मेरी तरफ देखो। लेकिन खुशी ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। अब वो कांपने लगी थी। रजत खुशी के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। खुशी वहीं जम सी गई। उसकी धड़कनें मानो खत्म ही हो जाएंगी। रजत ने खुशी के चेहरे को जबड़े से पकड़कर ऊपर किया। तब भी खुशी की पलकें झुकी हुई थी तो रजत ने उसके जबड़े को भींच कर कहा, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पे होनी चाहिए, समझी? अब अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे। चूँकि खुशी ने एक बार भी रजत को नहीं देखा था, इसीलिए उसने अपनी पलकों को हटाकर रजत का दीदार किया।
जब उसने रजत को देखा तो एक पल के लिए वो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं था कि इतना हैंडसम और चार्मिंग लड़का उससे शादी करेगा। या तो वो सपना देख रही थी या फिर ये सब मजाक हो रहा था। खुशी रजत को पलक झपकाए बिना ही देखती रही। वहीं जब रजत ने खुशी की आंखों में देखा तो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत आंखें उसने आज तक नहीं देखी थी। इतनी मासूमियत भरी आंखें रजत के दिल को लुभा रही थी। साथ ही उन खूबसूरत सी आंखों में पसरा वो खालीपन और अकेलापन भी रजत से छुपा नहीं। रजत खुशी की आंखों में खो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने गुस्से से खुशी के जबड़े को भींचकर खुद से दूर ढकेल दिया। खुशी हैरान सी रजत को देखने लगी तो रजत ने फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे किया और खुशी को घूरते हुए बोला, 15 मिनट हैं तुम्हारे पास, अपना हुलिया ठीक करो और नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। खुशी ने कोई हरकत नहीं की तो रजत चला गया। रजत के जाने के ठीक बाद जॉली कमरे में आया और हैरान परेशान सा बोला, आपको बताया था ना मैंने कि समय पर खाने के लिए आ जाया करें। मैं आया था आपको बुलाने, लेकिन आप सो रही थी, इसीलिए मजबूरन मुझे सर को बताना पड़ा। खुशी कुछ नहीं बोली तो जॉली आगे बोला, अब आप जल्दी से कपड़े बदलिए, आपके 5 मिनट तो वेस्ट भी हो गए हैं। सर नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खुशी हड़बड़ी में बाथरूम देखने लगी तो जॉली ने बाथरूम की ओर इशारा करके कहा, वो वहाँ, और कपड़े यहाँ बाहर अलमारी में हैं, प्लीज़ लेट नहीं होना। खुशी जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालने लगी। जल्दी करने से उसके हाथ कांपने लगे थे। इसीलिए कभी उसके कहीं पिन चुभ जाती तो कभी कहीं। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जगह जगह चोट से भर गया। आखिर 7 मिनट में उसने अपने कपड़े और जूड़े को खोला था। अब वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी। अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े थे जो वेस्टर्न स्टाइल में थे। खुशी एक साधारण सी लड़की थी। उसे वेस्टर्न कपड़े ना तो पसंद थे ना ही उसे पहनने आते थे। इसीलिए उसने अपने बैग से एक कुर्ता निकाला और साथ में जीन्स पहन ली। उसने अपने गीले बालों को ऐसे ही छोड़ ऊपर से दुपट्टा डाल लिया। रजत के दिए वक्त से 5 मिनट लेट हो चुकी थी वो। अब खुशी के हाथ पैर फिर से कांपने लगे थे, लेकिन क्या करती, बाहर तो उसे जाना ही था। इसीलिए उसने अपने साधारण से स्लीपर पहने और बाहर चली गई। रजत अब भी खुशी के इंतज़ार में बैठा था। वो लगातार घड़ी को देखकर जॉली की ओर घूरता। तभी खुशी उसे आती हुई दिखाई दी, साधारण से कपड़े में और बिना मेकअप के, सिर पर दुपट्टा लिए। वो दिल हसीन लग रही थी। खुशी की पलकें अभी भी झुकी हुई ही थी। रजत एकटक उसे देखता रहा। जब वो डाइनिंग टेबल के ठीक पास आ गई तो रजत उठा और खुशी की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। खुशी रजत को देखने लगी और मन ही मन बोली, अब ये मुझे क्या सज़ा देने वाला है। तभी रजत ने जॉली को इशारे से अपने पास बुलाया और उसके गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा लगाकर बोला, तो जिसे कहा था ना कि अलमारी में रखे कपड़े ही पहनने हैं। जॉली ने अपने गाल पे हाथ रखकर कहा, जी सर। रजत ने फिर से जॉली के दूसरे गाल पर थप्पड़ रखकर कहा, तुझे 15 मिनट का वक्त दिया था ना, इतना लेट कैसे। जॉली ने अपने दूसरे गाल पे हाथ रखकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ। खुशी ने जब रजत और जॉली को देखा तो अंदर ही अंदर कांप गई। उसकी गलती की सज़ा जॉली को क्यों दी जा रही थी। खुशी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा था। तभी रजत फिर से गरजते हुए बोला, अभी के अभी वापस जाओ और तुम्हारे लाए हुए बैग को बाहर फेंक कर अलमारी में जो कपड़े रखे हैं वो पहन कर आओ। इस बार रजत खुशी को देखकर बोला। खुशी उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इसकी वजह से जॉली को मार खानी पड़ी। वो अलमारी में कपड़े ढूंढ रही थी कि जॉली अंदर आते हुए बोला, ये आपके लिए। खुशी ने जॉली को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो जॉली को सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़ुबान ने उसका साथ नहीं दिया। जॉली खुशी के लिए पानी लेकर आया था। खुशी ने एक बार पानी को देखकर फिर जॉली को देखा तो जॉली मुस्कुराकर बोला, वो सर ने नोटिस कर लिया था कि आपको चक्कर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा
कि मैं आपको पानी दे दूं। खुशी रजत की इस परवाह को देखकर हैरान थी। एक ओर वो उसे इतना टॉर्चर कर रहा था तो दूसरी ओर उसके लिए फिक्रमंद भी था। खुशी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी जॉली ने आगे कहा, आप वार्डरोब में से कोई भी एक ड्रेस निकाल लें। खुशी ने एक बार फिर वार्डरोब को खोला और निराश से उन कपड़ों को देखने लगी जिन्हें कुछ देर पहले वो रिजेक्ट करके गई थी। उसमें सभी ड्रेसेस एक से बढ़ के एक थी, लेकिन किसी के एक बाजू नहीं था तो किसी के दोनों ही नहीं थे, तो कोई नीचे से कटी हुई थी। खुशी ने मुंह बनाया तो जॉली उसे देख मुस्कुरा कर बोला, अब आप मिसेस रजत सिंघानिया हैं, इसीलिए आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे मैम। तुम मुझे मैम बुलाना बंद करोगे प्लीज़? खुशी तपाक से बोली। जॉली खुशी के मुंह को ताकने लगा। खुशी की आवाज़ बिल्कुल उसकी आंखों की तरह मीठी और प्यारी थी। तो और क्या बुलाऊं मैम? आप रजत की वाइफ हैं तो आप मैम ही हुई ना? जॉली हैरानी भरे स्वर में बोला, नहीं, तुम मुझे दी बुलाया करो। तुमने मेरे लिए मार खाई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। खुशी ने जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया, मानो अगर वो कुछ पल के लिए रुकी तो सब कुछ भूल जाएगी कि उसे क्या कहना है। जॉली के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने ज़ोर से हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो खुशी की ड्रेस की ओर इशारा करके बोला, आपने जिस नंबर की ड्रेस पसंद की है उसको पहनने के लिए आपको इस एलईडी से पता चल जाएगा। इस एलईडी से पता चल जाएगा। जॉली ने रिमोट लिया और एक एलईडी को ऑन करके बोला, कौन सा नंबर है ड्रेस का? खुशी ने बिना बोले वार्डरोब की इशारा किया तो जॉली की नज़र 5 नंबर पर गई जहाँ से खुशी ने ड्रेस लिया था। जॉली ने एक चैनल लगाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर में खुशी ड्रेस पहनकर बाहर आई। इस बार उसने हल्का सा मेकअप भी किया था जो शायद उसने एलईडी से ही सीखा था। उसने अपने बालों को भी करीने से सजा लिया था। अब वो ठीक से तैयार हो चुकी थी, इसीलिए वो बाहर आ गई। दरवाजे पर ही उसे रजत मिल गया। रजत ने खुशी को देखकर उसकी तारीफ में मुंह बनाया और उसके करीब आ गया तो खुशी उससे 2 कदम पीछे होकर दीवार से लग गई। रजत ने दीवार पर हाथ रख दिया और खुशी के कान के पास आकर धीरे से बोला, अब लग रही हो ना मिसेस खुशी रजत सिंघानिया। खुशी ने रजत से नजरें नहीं मिलाई क्योंकि उसे उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर जॉली उसकी वजह से मार खाए। इसीलिए उसने इसे पहन लिया था। जब खुशी ने रजत को नहीं देखा तो रजत ने खुशी की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? मैंने कहा ना, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए, और ये जो तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, ये किसी और के सामने करना। मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, समझी? ये कहकर रजत ने खुशी को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। खुशी की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया कि रजत उसकी किस असलियत की बात कर रहा था और उससे इतना गुस्सा क्यों था। खुशी ने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लिया और लंबी सांस लेकर रजत के पीछे पीछे चल पड़ी। रजत आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया तो खुशी भी आकर उसके सामने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और रजत बिना कुछ कहे उठकर चला गया। खुशी हैरानी से उसे देखती रह गई। खुशी वहीं बैठी रही और सोचती रही कि वो क्या करे। क्या वो अपने कमरे में चली जाए या फिर यहाँ रहकर रजत के आने का इंतज़ार करे। खुशी काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही, लेकिन जब रजत नहीं आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। जॉली भी उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अब जॉली को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कहीं रजत ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया है। खुशी मन ही मन अपने आप में उलझी रही। रजत सीधे अपने रूम में आया और गुस्से से एक फ्लावर पॉट को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। तभी खुशी की वो मासूम आंखें उसके ख्यालों में आ गई। रजत ने खुद से कहा, क्या तुम ये हो जो मेरे सामने हो, या फिर ये सब दिखावा है तुम्हारा, या तुम वो हो जो मुझे बताया गया है? रजत ने लंबी सांस ली और ऑफिस के लिए निकल गया।
खुशी अभी भी अपने में ही उलझी हुई थी। तभी जॉली आया और शौक होते हुए बोला, दी, आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए हैं। क्या आप कंफर्टेबल हैं इन कपड़ों में? जॉली को देखकर खुशी की जान में जान आई। उसने धीरे से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे लगा फिर से तुम्हें पनिश किया जा रहा है। जॉली कहता है, अरे नहीं दी, वो सर ऑफिस गए हैं ना, तो उनका सामान रखने गया था गाड़ी में। खुशी चौंक कर बोली, क्या वो चले गए? लेकिन क्यों? जॉली हैरानी से बोला, क्यों, नहीं जाना चाहिए था क्या? खुशी कहती है, नहीं, मेरा मतलब, मुझे इसे तैयार करने का क्या मतलब था उनका? इतनी सी देर में क्या हो गया जो उन्हें ये आधे अधूरे कपड़े पहना दिए हैं? जॉली कहता है, हमारे सर ऐसे ही हैं। वो अपनी वाइफ को भी सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते होंगे, इसीलिए आपको इतने अच्छे से तैयार किया होगा। आपके पास फ़ोन होगा ना, आप भी देख लेना। खुशी उदास होकर बोली, मेरे पास कोई फ़ोन ऑन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जॉली कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने मुंह फेर लिया तो वो चला गया। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि रजत कैसा इंसान था। एक पल में वो गुस्से से भर जाता तो कभी बड़े ही सलीके से बात करता। रजत खुशी के लिए एक पहेली सा बनने लगा था। कुछ ही पलों में खुशी ने सोच लिया कि रजत ने उससे नाम मात्र की शादी की है, उसे परेशान करने में और लोगों को अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए ही रखा है। खुशी अब भी उन कपड़ों में ही थी। वो उन्हें चेंज भी करना चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि रजत अभी आएगा और बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था। लेकिन रजत नहीं आया। खुशी ने लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार किया और फिर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई उसे गेस्ट रूम में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, घर में तो मेरे और नौकरों के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉली के मुताबिक वो इंसान ऑफिस गया हुआ है, तो फिर यहाँ कौन बैठा है? खुशी थोड़ा आगे बढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पे खड़ी होकर झांकने लगी तो पाया घर में जितने भी काम करने वाले थे वो सब सोफे पे बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कैसे पसरा है तो कोई किसी तरह। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी था। घर में कम से कम 7 नौकर थे जिनमें औरतें नहीं थी, इसीलिए खुशी ज़्यादा आगे नहीं गई। जॉली यहाँ नहीं था तो खुशी उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चली गई। तभी जॉली उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखाई दिया तो खुशी उसकी ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आपको कुछ चाहिए दी? मैं आ जाता आपके रूम में, आप बाहर क्यों आई? खुशी ने ऊपर देखते हुए कहा, वहाँ कौन रहता है और ये घर के सारे नौकर ऐसे कैसे बैठे हैं? जॉली ने लंबी सांस लेकर कहा, ये नौकर ऐसे ही हैं, सर के जाते ही घर पर अपना राज समझने लगते हैं। खुशी ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, और वहाँ क्या है? जॉली ने कहा, वहाँ सर के दादाजी रहते हैं, वो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं, बस देख और सुन सकते हैं। खुशी जॉली की बात सुनते ही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, अच्छा मैं मिलकर आती हूँ। जॉली ने खुशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुशी तब तक आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, इसीलिए जॉली ने कुछ नहीं कहा और किचन में चला गया। खुशी ऊपर आई तो सबसे पहले वाले रूम में चली गई, लेकिन जब वो अंदर आई तो पाया कि यहाँ बुक्स ही बुक्स रखी थी। एक लाइब्रेरी की तरह दिखाई पड़ रही थी। खुशी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, चलो बुक्स तो पढ़ने को मिलेंगी यहाँ। लेकिन खुशी बाहर आती हुई बोली, पहले मुझे उस जंगली इंसान के दादाजी को देखना है। खुशी अब दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ खुशी जैसे ही कमरे में पहुँचती वो सामने बेड पे सो रहे शख्स को देखकर वहीं ठिठक गई। खुशी दरवाजे से थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी। उसने अपने कदम पीछे ले लिए और दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। खुशी ने अपने आप को संभाला और आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ने को हुई। तभी पीछे से जॉली बोला, रुको दी। खुशी रुक गई तो जॉली आगे बोला, आप वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि सर ने किसी को भी उनके पास जाने से मना किया है और आपके लिए उन्हें सख्ती से कहा है।
आपके लिए उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको ऊपर ना आने दिया जाए। जॉली के ये शब्द सुनकर खुशी को गुस्सा आया तो खुद की बेइज्जती भी महसूस हुई, लेकिन फिर वो रजत की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ गई। उसने 3-4 कदम ही रखे होंगे कि कमरे में एक अलार्म सा बजने लगा। खुशी के कदम एक बार फिर ठिठके, लेकिन अब खुशी नहीं रुकी और बेड पर सोए इंसान के पास जाकर खड़ी हो गई। घर के नौकर अब इस कमरे के बाहर आ चुके थे। हालांकि यहाँ आने की इजाज़त हर किसी को नहीं थी, इसीलिए सब बाहर ही खड़े अंदर की ओर झांक रहे थे। वो इंसान जो आंखों से सिर्फ खुशी को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। खुशी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और लगातार आंसू बहा रही थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसीलिए वो चुप थी। खुशी ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया ही था कि तब तक रजत वहाँ आ चुका था। खुशी रजत के पीछे खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था। वहीं खुशी को इसका आभास तक नहीं था। खुशी ने धीरे से कहा, दादाजी। तभी रजत बोल पड़ा, तुम यहाँ किससे इजाज़त लेकर आई हो लड़की? रजत की आवाज़ सुनते ही खुशी के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से दादाजी के हाथ को छोड़ दिया और वहाँ से उठ गई। रजत ने फिर से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? खुशी ने अपना सर नीचे झुका लिया और अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी। तभी रजत ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, तुम्हें कहा था ना मैं बात करूं मैं जब तुमसे बात करूं तब तुम्हारी नज़र मुझ पे होनी चाहिए, कहीं और नहीं। खुशी ने अब भी अपने सिर को ऊपर नहीं किया तो रजत ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया, जिससे खुशी को दर्द होने लगा था। रजत ने गुस्से से कहा, क्या करने आई हो यहाँ? इस कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं है, समझी? चली जाओ यहाँ से। रजत ने खुशी को खींचकर बाहर की ओर ढकेल दिया। खुशी की आंखों में आंसू भी बह रहे थे। खुशी की आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने धुंधली नज़रों से दादाजी को देखा और वहाँ से चली गई। रजत अब अपने दादाजी के पास बैठा और उन्हें देखते हुए बोला, सॉरी दादाजी, आगे से ध्यान रखूँगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। रजत चला गया तो बेड पर सोए इंसान ने मन ही मन कहा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? मैं बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, रो नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैं राजवीर सिंघानिया, जो कभी मशहूर बिजनेसमैन हुआ करता था, आज इस हालत में पड़ा हूँ। मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी कि मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि मुझे किसी के आने से परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा ना समझ पोता ये सोचता है मैं अकेले यहाँ पड़ा पड़ा खुश हूँ। कभी इसके साथ ऐसा हो ना, तब पता चले इसे कुछ वक्त अकेले कमरे में बिताना पड़े बिना किसी फ़ोन या इंसान के, तो कैसा लगता है? नालायक कहीं का। इधर खुशी अपने रूम में आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जॉली भी उसके पास ही खड़ा था और उसके रोने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोल रही थी। इसीलिए वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता था अब रजत यहाँ आने वाला है। रजत के हर कदम और फैसले को जॉली जानता था, इसीलिए उसने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। रजत अब खुशी के कमरे में आया तो वो बेड के सहारे से ज़मीन पे बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था, जिससे रजत उसे रोते हुए नहीं देख पाया। रजत खुशी के ठीक पास आया और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रख कर बोला, जब जॉली ने तुम्हें मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, तो तुम वहाँ क्यों गई? क्या कहना चाह रही थी तुम? किस मकसद से आई हो तुम मेरे घर में? कि क्या मेरे दादाजी को फिर से चोट करने आई हो? खुशी रजत की बातें सुन तो रही थी, उसके कानों में उसकी आवाज़ आ तो रही थी, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी, मानो उसके जिस्म की सारी शक्ति ख़त्म हो गई हो। वो रजत की इन जली कटी बातों पर फूट फूट के रोना चाहती थी और कहना चाहती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने आई, बल्कि वो तो उनकी सेवा मदद करना चाहती है। खुशी चाहती थी कि वो रजत को बोले कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें इतनी भी क्षमता नहीं बची कि वो जवाब दे। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने खुशी के कंधे पे हाथ रखा। तभी खुशी रजत के हाथ पर आ गिरी
रजत ने खुशी को संभालते हुए गोद में उठा लिया। खुशी की आंखें हल्की सी बंद थी, जिससे रजत समझ गया था कि खुशी की हालत ठीक नहीं है। इसीलिए उसने बेड पे सुलाया उसे और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। तब तक रजत ने खुशी को ध्यान से देखना शुरू किया। रजत ने खुशी के मासूम से चेहरे को देखकर धीरे से कहा, इतना मासूम चेहरा लेकर कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम कितनी कपटी लड़की हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कर लेती हो तुम ये सब। कुछ देर में डॉक्टर आया तो उसने रजत से कहा, क्या बात है रजत, शादी के दूसरे दिन ही बीवी बीमार कर दिया शादी के दूसरे दिन ही बीमार कर दिया भाभी को। डॉक्टर रजत का दोस्त ही था, इसीलिए उसने मजाकिया अंदाज में ये सब बोला था। रजत ने एक नज़र घूर कर उसे देखा, फिर बोला, तू अपना काम कर, ज़्यादा जुबान मत चला। डॉक्टर ने खुशी के सिर को चेक किया तो उसे बहुत गर्म महसूस हुआ, इसीलिए उसने रजत को ताना मारते हुए कहा, बुखार है इन्हें, लगता है ठीक से ध्यान नहीं रखा तूने। रजत कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर ने खुशी की नब्ज देखी तो उसके चेहरे पे अजीब से भाव आ गए। अब उसने अपने साथ लाए बैग को खोला और उसमें से कुछ सामान निकाल कर खुशी को चेक करने लगा। तभी रजत बोल पड़ा, ये क्या कर रहा है तू? इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? नॉर्मल फीवर ही होगा ना। दवा दे और जल्दी से काम ख़त्म कर। डॉक्टर ने रजत की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो कभी खुशी की आंखों को खोलकर देखते तो कभी उसके दिल की धड़कन को सुनते। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेकर कहा, तुझसे ज़रूरी बात करनी है, बाहर चल। रजत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कुछ दवाइयाँ लिख कर जॉली को लाने को भेजा। जॉली चला गया तो उसने रजत की ओर देखकर कहा, देख भाई, तेरी नई नवेली दुल्हन की हालत ठीक नहीं है। वो किसी चीज़ से या बात से तनाव में है और मुझे लगता है ये तनाव काफ़ी वक्त से है। वो इतनी कमज़ोर हैं कि खुद उठ भी नहीं सकती। पता नहीं इतने दिन में कैसे ये सब झेल रही हैं। अभी तक मुझे तो ये नहीं समझ आया, बाकी जब वो होश में आएंगी तब पता चलेगा कि बात क्या है। रजत को जैसे कोई धक्का सा लगा था, क्योंकि जो उसे खुशी के बारे में बताया गया था वो उससे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। उसे बताया गया था कि खुशी बोल्ड लड़की है, वो किसी की परवाह नहीं करती, उसे बस पैसे से मतलब है, इसीलिए वो उससे शादी कर रही है। लेकिन जैसा उसके डॉक्टर दोस्त ने बताया था कि वो तनाव में है, तो किस वजह से वो तनाव में थी? उसे उसके पैसे तो वो दे चुका था। रजत खुशी को समझने में एक बार फिर हार गया था। जॉली आया तो डॉक्टर ने खुशी को कुछ इंजेक्शन दिए और रजत से उसका ख्याल रखने के लिए बोल कर चला गया। रजत ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन खुशी को अकेले भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो न चाहते हुए भी खुशी की ओर खिंचा चला जा रहा था। वो जितना खुशी से दूर जाना चाहता था, वक्त उसे उसके करीब ला रहा था। रजत सोफे पे बैठ खुशी को देख रहा था। उसे खुशी के चाचा की बात याद आई कि खुशी सिर्फ पैसों से प्यार करती है, इसीलिए आप उसे पैसे दीजिए और फिर आप जो कहेंगे वो करेगी। रजत के दिमाग में एक बार फिर खुशी के लिए नफ़रत पैदा हो गई और वो उठ कर चला गया। खुशी को होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी बेड पे लेटी थी। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि कैसे रजत ने उसे वहाँ से बाहर निकाला था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। वो लगातार छत को देख रही थी और आंसू अपनी गति से बह रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो खुद की मदद खुद कर सके, इसीलिए वो वैसे ही पड़ी रही। इधर रजत खुशी को छोड़कर ऑफिस तो आ गया था, लेकिन अभी भी उसके जहन में खुशी ही चल रही थी। ना तो उसे समझ पा रहा था और ना ही कोशिश ही कर रहा था उसे समझने की। रजत ने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार खुशी पर ही जाकर अटक रहा था। इसीलिए उसने खींचकर लैपटॉप का शट डाउन कर दिया और ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास आ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर खुशी ने पैसों के लिए शादी की है, तो फिर जो पैसे मैंने दिए हैं वो उसी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई होंगी। मुझे चेक करना होगा। रजत ने किसी को फ़ोन करने के लिए अपने फ़ोन को हाथ में लिया कि उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसी का नाम दिखाई दे रहा था, तो वो समझ गया कि खुशी को होश आ गया है और जॉली फ़ोन कर रहा है।
रजत ने फ़ोन पिक किया तो सामने से जॉली ने घबराते हुए कहा, सर वो खुशी मैडम। रजत ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहा, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? मैं अभी आता हूँ। जॉली कहता है, जी सर आप जल्दी आ जाइए। रजत ने एक बार फिर डॉक्टर को कॉल करके आने को कहा और ख़ुद की ओर निकल गया। खुशी की आंखें तो खुल गई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जॉली उसे यूँ देखकर घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी में कोई भूत आ गया हो, या फिर वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। जॉली इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे डॉक्टर आने तक खुशी को सही रख सके। उसने बिना रजत की इजाज़त के डॉक्टर को कॉल किया और जितनी जल्दी हो सके आने के लिए कह दिया। साथ में खुशी की हालत से भी रूबरू करवाया। तो डॉक्टर ने उसे खुशी के सिर पे गीली पट्टी रखने के लिए कहा। जॉली ने वैसा ही किया, लेकिन खुशी अब भी वैसे ही सांस ले रही थी। उसकी आंखों के किनारे से अब भी आंसू बह रहे थे। वो किस दर्द में थी ये वो ही जानती थी, इसीलिए लगातार उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही पल में डॉक्टर आ गया तो उसने जल्दी से खुशी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ मिनट बाद खुशी शांत हो गई और नॉर्मल इंसान की तरह लेटी रह गई। रजत अभी तक नहीं आया था। उसने खुशी की इस हालत को नहीं देखा था और ना ही उसे एहसास था कि वो किस हाल में है। इसीलिए वो धीरे ड्राइव करके आ रहा था। वो ये सोच रहा था कि खुशी को होश आया होगा और वो कमज़ोर होगी, इसीलिए जॉली उसे फ़ोन कर रहा था। लेकिन असलियत क्या थी ये सिर्फ जॉली जानता था। घर के सारे नौकर अब खुशी के कमरे के बाहर खड़ी थी, जैसे कोई मर गया हो। जब रजत ने घर के अंदर कदम रखा तो घर के एक ओर सबको खड़ा देख उसकी भौहें तन गई। वो लंबे कदमों से उस ओर गया। सबने जब रजत को देखा तो उसकी नज़रों में एक सवाल दिखाई दिया, लेकिन रजत के सामने किसी की बोलने की ना हिम्मत थी ना ही हैसियत। इसीलिए सब लोग एक नज़र देखकर वहाँ से अपने कामों में लग गए। रजत जब खुशी के कमरे में आया तो पहले की तरह ही शांत लेटी थी। रजत ने लंबी सांस लेकर कहा, ये अब भी सो रही है। रजत के डॉक्टर दोस्त राघव ने रजत को घूर के देखते हुए कहा, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तुझे भाभी को यूँ छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। शादी करके लाया है तो इन्हें, तेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इनके प्रति। तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता रजत। आज अगर जॉली ने सही वक्त पे फ़ोन नहीं किया होता तो शायद हम भाभी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती। रजत ने एक नज़र खुशी को देखकर राघव और जॉली पे नज़र गड़ा दी तो जॉली ने रजत को सब बता दिया। रजत को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। उसने राघव से कहा, अब तो ठीक है ना ये, या अभी भी कुछ हो सकता है इसे? राघव ने फिर से रजत को घूर कर देखा, फिर बोला, ठीक नहीं है ये, सी इज़ इन डिप्रेशन। और वजह तुझे जाननी है, और इन्हें ठीक भी तू ही कर सकता है क्योंकि तेरी पत्नी है ये। रजत को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी बात को हल्के में लेकर कहा, ऐसी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। राघव कहता है, ऐसी लड़की का मतलब? कैसी लड़की है ये? तूने ऐसी ही शादी कर ली क्या इनसे? रजत ने अपने हाथों को पॉकेट में रखा, फिर बोला, पैसे देकर शादी की है मैंने इससे, और इसने भी मुँह मांगी कीमत पाई है। तो फिर किस बात का डिप्रेशन है इसको? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर रजत के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखकर बोला, देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरा सलाहकार भी, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूँगा। लेकिन इस लड़की की जो हालत है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इसने पैसों के लिए शादी की होगी। डिप्रेशन 1 या 2 दिन में नहीं होता, सालों लग जाते हैं, और ये भी सालों से डिप्रेशन की शिकार है। हाँ, ये खुद को संभाल लेती है, लेकिन आज या कल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी जीने की उम्मीद टूट गई है। जीना ही नहीं चाहती है ये। इसीलिए मेरी बात मान और पता कर कि कौन है ये, क्या हुआ है इनके साथ, और सोच कि क्या करना है, क्योंकि अब ये तेरे साथ जुड़ गई हैं। राघव चला गया, लेकिन रजत के लिए बहुत से सवाल छोड़ गया था। वो बैठा खुशी के बारे में ही सोच रहा था। जब वो पहली बार उसके चाचा से मिला था तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी ने पैसे की मांग की है। रजत को अपने दादाजी की वसीयत के अनुसार
शादी करके एक वारिस चाहिए था जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। खुशी के चाचा रजत की कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। तब उन दोनों के बीच में ये बात चली। खुशी के चाचा रजत के स्वभाव से वाकिफ़ थे, इसीलिए उसने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें रजत ने भी अपना फ़ायदा दिखा और बिना किसी को कुछ बताए और बिना खुशी को देखे उसने शादी कर ली। रजत ने मन ही मन कहा, हो सकता है ये लड़की बेकसूर हो, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की पैसों की मांग को किसी के सामने क्यों रखेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हुआ कैसे। रजत काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। रिश्तों को समझने में बहुत कमज़ोर था वो। उसके लिए काम ही अपना रिश्ता था और दादाजी की देखभाल करना। बाकी सभी रिश्तों से अनजान सा एक आदमी आज सोच रहा था, लेकिन वो अपने आप में ही उलझा रहा था। उसके लिए पैसा ही पावर था। पैसे के दम पर ही आज तक उसने सब काम किया था, इसीलिए शादी भी उसने पैसे देकर कर तो ली। लेकिन अब वो क्या करे, उसे ये बताने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था जब खुशी के मन का काम हो गया तो वो खुशी ही होगी, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो उसने पूरी कर दी थी। और अब जो रजत को चाहिए वो उसे दे देगी। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। शाम हो चुकी थी। रजत अब घर पर ही था। अक्सर वो ऑफिस से रात में लेट ही आया करता था, जिससे घर में काम करने वाले नौकरों की मज़े थे। लेकिन आज जब वो घर था तो सब चिढ़े चिढ़े घूम रहे थे। वहीं जॉली आज खुश था। रजत ने उसे खुशी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था और उस पर नज़र रखने के लिए कहा, ताकि जब वो उठे तो उससे बात कर सके। रात के 8 बजे जॉली रजत के पास आकर बोला कि खुशी मैम जाग गई हैं। लेकिन रजत ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या? जॉली ने कहा, लेकिन वो बस लगातार छत को ही देख रही हैं। वो ना तो उठ रही हैं, ना कोई हरकत कर रही हैं। रजत से अब रहा नहीं गया। वो खुशी के कमरे में आ गया तो यहाँ बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी जॉली बता रहा था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत ने जब खुशी को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। अब उसे खुशी बहुत ही मासूम लड़की दिखाई दे रही थी, जिसके रोने की वजह अब शायद वही था। रजत खुशी के पास ही बेड पर बैठ गया, जिससे खुशी ने हिम्मत करके खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। तो रजत ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुशी कुछ नहीं बोली। वो बस रजत से दूर होने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे रजत समझ गया कि वो उठना चाहती है। इसीलिए उसने खुशी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूँगा और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। खुशी ने रजत को देखकर मन ही मन कहा, अब कौन सा सवाल लेकर आया है ये जंगली इंसान। मुझे चैन से मैंने भी नहीं देना चाहता है ये। रजत ने खुशी को बेड के सहारे टेक लगाकर बिठा दिया। फिर बोला, क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है? खुशी ये सवाल सुनते ही चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा सवाल भी कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, बोलो या नहीं बोलो। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने हौले से कहा, देखो, अगर तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है तो फिर बताओ मुझे। मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी आती है। मैंने तुम्हारे पापा को पैसे दिए थे और मुझे लगा शायद मैं पैसों से वो पा सकता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने कभी ज़बरदस्ती की नहीं सोची। इसलिए अगर तुम्हारी रजामंदी इसमें नहीं थी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। एक बार फिर खुशी को धक्का सा लगा था। उसकी शादी नहीं की गई थी, बल्कि उसे बेचा गया था, और जो इंसान उसके सामने बैठा है उसने उसे खरीदा था। खुशी एक अजीब सी स्थिति का सामना कर रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। एक चाचा था, उसने भी उसे बेच दिया था। इससे बुरा और क्या होता। उसकी ज़िंदगी पहले से ही बदतर थी। वो अब और बदतर नहीं करना चाहती थी। तलाक शब्द सुनकर ही उसके कान लाल हो गए। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, तुम गूंगी हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। खुशी ने अपनी सूनेपन और अकेलेपन से भरी आंखों को रजत पर टिका दिया, जिससे रजत की आंखें
उसकी आंखों से मिल गई। वो खूबसूरत आंखें एक बार फिर से रजत से सवाल करने लगी, जिसका जवाब रजत के पास नहीं था। खुशी ने अपनी पलकों को बंद किया, जिससे एक एक आंसू दोनों आँखों से टपक पड़े। खुशी ने सिर को पीछे टिकाया, फिर धीरे से बोली, ज़बरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई हूँ। रजत अपने कमरे में आंखों को बंद किए बैठा था। उसने अपने सिर को सोफे पे पीछे टिकाया हुआ था। काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में खुशी के वो कुछ शब्द गूंज रहे थे जो उसे अंदर तक जला रहे थे। खुशी की आवाज़ में उसे वही अकेलापन और दर्द दिखाई दिया जो उसने भी कभी झेला था। खुशी की ये शब्द की ज़बरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। रजत को ये एहसास करा चुके थे कि वो अब थक चुकी है सभी से, और अब उसके साथ जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसे परवाह नहीं होगी। रजत उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिला, तो वो खुशी के कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी का कमरा नीचे था, जबकि उसका कमरा सेकंड फ्लोर पे था। जब रजत अपने कमरे से बाहर आया तो जॉली उसे खुशी के कमरे में जाता दिखाई दिया। जॉली के चेहरे पे परेशानी झलक रही थी, जिससे एक बार फिर रजत को खुशी की तबीयत का ख्याल आया, तो वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर खुशी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने वाला था कि उसे खुशी और जॉली की बातें सुनाई दी। जॉली खुशी से खाना खाने की जिद करते हुए बोला, प्लीज़ दी, थोड़ा सा खा लो। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खुशी ने जॉली की ओर नहीं देखा। वो अब भी टकटकी लगाकर छत को देख रही थी। फिर छत को देखते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो उसने मुझे दादाजी के कमरे से बाहर निकाल दिया। जॉली ने हैरानी से खुशी को देखते हुए कहा, तुम अभी तक उसी पर अटकी हुई हैं। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचो। तुम मरती मरती बची हो, अब उठो और खाना खाओ। खुशी ने खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसने जॉली की बात का जवाब देते हुए कहा, कभी कभी ज़िंदगी हमें उनसे मिलाती है जिनसे मिलने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुमने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति को तुम एक बार देखो और फिर पता चले कि वो अब नहीं रहा, और फिर तुम अपनी ज़िंदगी में वो सब झेलो जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता, और फिर एक बार उसी इंसान को देखो तो कैसा लगे तुम्हें, और फिर एक बार फिर उसी इंसान को देखो तो कैसा लगे तुम्हें। जॉली प्रश्नवाचक नज़रों से खुशी को देखने लगा, लेकिन खुशी को छत में ना जाने क्या दिखाई दे रहा था जो वहाँ से नज़रें हटा ही नहीं रही थी। जॉली ने खाना रखा और वहाँ से चला गया। बाहर उसे रजत खड़ा दिखाई दिया, जिससे जॉली घबरा गया और डरते हुए बोला, सॉरी सर, वो मैं रजत ने जॉली के कंधे पे हाथ रखा और पलक झपका कर उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। अब रजत खुशी के कमरे में आ गया। तब तक खुशी ने आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। रजत लगभग 1 मिनट तक उसे ऐसे देखता रहा, फिर वहाँ से चला आया और गाड़ी लेकर निकल गया। इधर खुशी को पता भी नहीं चला कि रजत उसे देख कर चला गया। खुशी ने खुद को उठाया और बाथरूम में आ गई। उसने हल्का गर्म पानी का शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ी रह गई। ये गर्म पानी उसे सुकून दे रहा था, मानो उसका सारा दर्द, थकान उस पानी के साथ साथ उतर कर बह गया हो। उसने कपड़े चेंज किए और थोड़ा सा खाना खाया। साथ में जॉली जो दवाई उसके लिए लेकर आया था, वो भी उसने पानी के एक घूंट के साथ निगल ली। अब खुशी ने अपने हाथ लाई एक किताब को उठाया और पढ़ने बैठ गई। खुशी ने एक निर्णय ले लिया था, जिसके लिए उसे अपने आप को बहुत हिम्मत दी, और अब वो उस निर्णय पर अडिग रहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इसीलिए सबसे पहले उसे अपने आप को ठीक करना था। तो उसने खाना खाया और बिना कड़वी दवा की परवाह किए बिना उसे निगल लिया। अब वो किताब लेकर उसे पढ़ने लगी। गोली खाने की वजह से उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। रात के लगभग 9 बजे थे। रजत अभी भी कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में खुशी घर कर रही थी। आज से पहले उसकी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी, लेकिन रजत कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ
जितना आज वो बेचैन हो रहा था। उसने खुशी से सिर्फ एक बच्चे के लिए शादी की थी, लेकिन बदले में उसने पैसे भी खूब दिए थे जो उसे बाद में वसूल हो जाते। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसके साथ रहने के बाद भी इतनी परेशान रह सकती है। उसकी ज़िंदगी में आई हर लड़की उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उन सब में उसे सिर्फ पैसे और रुतबे की भूख नज़र आई थी। इसीलिए रजत ने एक ऐसी लड़की को चुना था जो पैसे लेकर उसका बच्चा पैदा करे और फिर उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। दूसरी ओर उसे लगता था कि वो एक लड़की के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकता है। आज तक तो हर महीने उसकी ज़िंदगी में एक नई लड़की होती थी। वो बात अलग है कि वो बाहर की दुनिया में सिंगल ही कहता था खुद को, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में हर महीने या हर साल एक नई लड़की होती थी। लड़कियां अपनी मर्ज़ी से उसकी ज़िंदगी में शामिल होती और अपनी मर्ज़ी से चली जाती थी, क्योंकि ना तो उन्हें टाइम दे पाता था और ना ही लड़कियां उसके गुस्से और आवारापन को झेल सकती थी। रजत ने भी एक वक्त पर चाहा था कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसका हो, ना पैसा ना ओहदे की भूख हो। वो उसके गुस्से, उसके आवारापन को अपनाए और उसके साथ रहे। लेकिन जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो रोज़ नए नए अनुभव हमें मिलते हैं। हमारे लाखों लोगों से हजारों लाखों लोगों में हम मिलते हैं, पर उनमें से कोई ही होता है जो हमारी इच्छा के जैसा होता है, और वो एक इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो मिल जाता है तो हम या तो उसकी कदर नहीं करते या फिर हम हालातों से समझौता करके जीना सीख जाते हैं। रजत ने भी हालातों से समझौता करके जीना सीख लिया था, इसीलिए अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं। लेकिन आज उसे खुशी में वो मासूमियत दिखाई दे रही थी जो वो चाहता था। इसीलिए वो खुशी को वो सच पता करने जा रहा था जो उससे छुपाया गया था। उसने खुशी की आंखों में सच्चाई तो देखी है, लेकिन इस फरेब से भरी दुनिया भी उसने देखी है। चेहरे पे चेहरा लगाए लोग भी उसने देखे हैं। इसीलिए वो खुशी के घर जाकर सब सच जानने के लिए जा रहा था। वो घर जहाँ से खुशी विदा होकर आई थी, रजत को उसका यही घर पता था, इसीलिए वो वहीं जा रहा था। रजत को वहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग गया। उसने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशी की उम्र की लड़की ने दरवाज़ा खोला। लड़की ने जैसे ही रजत को देखा वो चिल्लाते हुए बोली, ओ माय गॉड, रजत सिंघानिया, आप यहाँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? रजत ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की ने शॉर्ट्स पहने थे तो रजत ने घूरते हुए कहा, विश्वास शर्मा घर पर हैं या नहीं? लड़की जिसका नाम रीमा था उसने मुंह बनाया और बोली, ओह, मुझसे तो मिल लो पहले। वैसे वो तुम्हारी नाम मात्र की वाइफ नहीं आई? मुझे लगा वो भी आई होगी। रजत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रीमा की बातों से वो समझ गया था कि रीमा से कुछ छिपा नहीं है। वो खुशी और उसकी शादी का राज जानती है। रीमा कुछ कहती उससे पहले ही उसके पापा विश्वास अंदर से बोले, कौन है बेटा? रजत ने रीमा को एक ओर ढकेला और अंदर आ गया। विश्वास ने रजत को देखकर मुस्कान दी और रजत की ओर बढ़ गया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था। विश्वास को ये वहम था कि रजत उसके पैर छुएगा, लेकिन रजत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो विश्वास के ठीक सामने जाकर बोला, कैसे हो मिस्टर विश्वास शर्मा? विश्वास ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? रजत ने कहा और घूर घूर कर घर को देखने लगा। घर बिल्कुल नया लग रहा था। सभी चीज़ें एक से बढ़कर एक थी। रजत ने सब कुछ देख कर कहा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? विश्वास अटकते हुए बोला, सर वो 1 लाख। रजत कहता है, तुम्हें नहीं लगता सैलरी के हिसाब से ज़्यादा ही सुविधाएं हैं तुम्हारे घर में? सारे ऐसो हराम। विश्वास ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा, सब आपकी मेहरबानी है सर। आपने ही तो रजत ने विश्वास के गले को पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। मैंने उस लड़की को दिया था जो मेरे साथ शादी करने वाली थी। मैंने ज़बरदस्ती की नहीं। तुमने उसे ज़बरदस्ती मेरे गले में डाल दिया है। रीमा ने जब ये देखा तो उसने रजत से
अपने पापा को छुड़ा कर कहा, यो तुमने मेरे पापा के साथ बदतमीजी कैसे की? तुम बड़े आदमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। और वैसे भी जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो अपनी मर्जी से शादी करके गई है तुम्हारे पास। और पैसे की बात करें तो इतने सालों से हमारे घर में रह रही है, इतने सारे पैसे उड़ाए हैं उसने, तो हमें तो देकर जाएगी ही ना। ज़्यादा नहीं देकर गई है, 10% देकर गई है, बाकी मेरे पापा ने खुद कमाए हैं। और यकीन नहीं होता तो मेरे पास सबूत भी है। रीमा एक फाइल लेकर आई जिसमें लिखा था कि खुशी को जो भी पैसे मिलेंगे उसका 10% वो अपने चाचा को देकर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ऐसो आराम से जिएगी। वो जहाँ जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाएगी, वो सब करेगी जो वो करना चाहती है। बस एक बच्चा ही तो पैदा करना है तो वो कर देगी और फिर अपनी आज़ाद ज़िंदगी जिएगी। उसके साथ ही खुशी के सिग्नेचर भी थे और साथ ही डेट भी लिखी थी जो उसी दिन की थी जिस दिन विश्वास से रजत की बात हुई थी। रजत ने जब ये सब पढ़ा तो उसने फाइल को कस कर पकड़ लिया। तभी रीमा फिर से बोली, यकीन नहीं हो रहा था, वीडियो प्रूफ दिखाऊं? रजत ने रीमा को घूर कर देखा तो रीमा ने भी उसे घूरा तो रजत को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फाइल लेकर वहाँ से बाहर आ गया। उसने फाइल को पीछे की सीट पे फेंक दिया और कार ड्राइव करने लगा। अगले दिन खुशी उठी और फ्रेश होकर बाहर आई। तब तक जॉली उसके लिए नाश्ता रख कर चला गया था। खुशी ने नाश्ता किया और अपनी दवा ली। उसे पता था कि जॉली उससे नाराज़ है, इसीलिए वो उसे मनाने के लिए किचन में आ गई। जॉली वहाँ दादाजी के लिए नाश्ता बना रहा था, एक और लड़का उसकी हेल्प कर रहा था। खुशी ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और अपने नाश्ते की प्लेट को सिंक में रखकर दोनों की ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को नहीं देखा और ना ही विश किया, जबकि दूसरे लड़के ने मुस्कुराते हुए विश किया। तो खुशी ने मजाक में कहा, हमारे छोटे भाई हमसे नाराज़ हैं तो आज हम उसके लिए नाश्ता बनाएंगे। तभी जॉली तपाक से बोल पड़ा, नहीं नहीं, तुम बीमार हो, आराम करो। लेकिन खुशी नहीं मानी। उसने नाश्ता बनाना शुरू किया। जॉली ने उसे बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। तो जॉली दादाजी को नाश्ता खिलाकर वापस आया और खुशी के हाथ का नाश्ता करके बोला, दी आप तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हो। दूसरे लड़के ने भी खुशी के हाथ का नाश्ता किया तो उसने भी खुशी की तारीफ़ की। अब जॉली खुशी से नाराज़ नहीं था, इसीलिए वो अपने कमरे में आ गई थी और बुक लेकर पढ़ने लगी। रजत अभी घर नहीं आया था। जब वो आएगा तो साथ में खुशी के लिए तूफ़ान लाएगा। दोस्तों, अगले पार्ट का इंतज़ार है आप लोगों को या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी ध्यान से कर देना अगर पसंद आई हो तो। जितने लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों की इस कहानी पे आएंगे उसी हिसाब से मैं कहानी को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ लाइक खूब कीजिएगा आप लोग कहानी को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।